अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप खैर वफियत से होंगे। मेरा नाम इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीमा रिएक्शन लाइव। तो गाइस, आज हम पाकिस्तान के पावरफुल जनरल ज़िया उल हक के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि आपका सिपाही से लेकर सदर अजीम तक का सफ़र कैसे तय हुआ, आपका दौरे इक़्तिदार कैसा रहा, ज़िया उल हक साहब को किस वजह से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने आपको पाकिस्तान का जनरल मुंतखब किया और आपने इमरान खान साहब से ऐसी क्या बात की जिसकी वजह से आपको अपना इस्तीफ़ा वापस लेना पड़ा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ एंड तक। 8 unknown facts about जनरल ज़िया उल हक। जनरल ज़िया उल हक के 8 दिलचस्प हकाइक। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख का सबसे पावरफुल डिक्टेटर और सख्त गिर हुक्मरान जनरल ज़िया उल हक वो शख्स है जिसने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे ज़हीन सियासतदान की अकल पर पर्दा डाल दिया और इसने पाकिस्तानी तारीख में ऐसे गहरे असरात छोड़े कि इनके आफ्टर शॉक्स आज भी पूरी कौम झेल रही है। जनरल ज़िया उल हक जब सदर पाकिस्तान बने तो इनको एक पुलिस कांस्टेबल ने मुर्गा क्यों बना दिया। जनरल साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से ऐसी क्या बात कही थी कि अगर वो ना करते तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 1992 का वर्ल्ड कप ना जीत पाती, ना ही शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनता और ना ही आज इमरान खान इस कदर मकबूल होते कि वो एस्टेब्लिशमेंट जो कि सियासतदानों को तिगनी का नाच चाहती है, इनके हर हरबे के बावजूद इनके काबू ना आ पाते। भारतीय वजीर आजम के पसीने छुड़वा देने वाला जनरल ज़िया उल हक एक फरिश्ता सिर्फ इंसान था या भुट्टो को फांसी चढ़ाने वाला शैतान। टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको जनरल ज़िया उल हक के बारे में कुछ तारीखी हकाइक बयान करने जा रहे हैं और अगर आपको टॉक शॉक चैनल की ये जबरदस्त वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबा के और घंटी के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, जनरल ज़िया उल हक का पूरा नाम मोहम्मद ज़िया उल हक है और वो 12 अगस्त 1924 को ब्रिटिश इंडिया के सूबा पंजाब के शहर जलंधर में एक आरई खानदान में पैदा हुए थे। इनके वालिद मोहम्मद अकबर अली ब्रिटिश आर्मी में एक सिपाही थे, जबकि इनका घराना खालिसतन मजहबी घराना था जहाँ सुबह का आगाज नमाज फजर और तिलावत कुरान मजीद से हुआ करता था। ये अपने 7 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर थे और इनके वालिद की फौज में मुलाजमत होने की वजह से इन्होंने अपना बचपन शिमला और जलंधर जैसे खूबसूरत हिल स्टेशंस के बीच गुजारा। इन्होंने 1945 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कमीशन हासिल किया और बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि जंगी अजीम दोम में ज़िया उल हक साहब ने जापान के खिलाफ अंग्रेजों की तरफ से हिस्सा भी लिया था और इनको शिकस्त भी दी। और जब 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया तो इस वक्त कैप्टन ज़िया उल हक को भारतीय इलाके से आखिरी आने वाली महाजरीन की ट्रेन की हिफाजत का जिम्मा सौंपा गया था और ये इनकी जिंदगी का पहला इंतहाई खतरनाक मिशन भी था जो कि इन्होंने 7 दिनों में मुकम्मल किया और महाजरीन को दुश्मनों से बचा लाए। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, ज़िया उल हक आर्मी चीफ कैसे बने और फिर इन्होंने इक़्तिदार पर कब्जा कैसे किया और इनका दौरे हुकूमत कैसा था, इस पर बात करने से पहले आपको एक ऐसा दिलचस्प वाकया बताना जरूरी है जिसने पाकिस्तान का नक्शा ही बदल के रख दिया। किस्सा यूं है कि 1987 के क्रिकेट के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जब पाकिस्तान को शिकस्त होगी तो इमरान खान ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था और वो अपनी वालिदा की वफात की वजह से गमज़दा भी थे, लेकिन अवाम इनको वापस क्रिकेट में ही देखना चाहती थी। इसी जमाने में काली आंधी समझी जाने वाली वेस्ट इंडीज का दौरा था और पाकिस्तानी टीम को लीड करने वाला कोई काबिल कप्तान मौजूद नहीं था। ऐसे में जनरल ज़िया उल हक ने इमरान खान से जाती तौर पर रिक्वेस्ट की कि वो रिटायरमेंट का फैसला एक बार वापस ले लें और क्रिकेट टीम को इस मुश्किल दौरे में लीड करें। कहा जाता है कि अगर जनरल साहब ऐसा ना करते तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कभी भी 1992 का वर्ल्ड कप ना जीत पाती, ना ही शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनता और ना ही इमरान खान फिर सियासत में आकर अवाम के लूटने वाले सियासी खानदानों को आउट करके वजीर आजम बनते। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 75 सालों से पर्दे के पीछे रहकर लुटेरों को कौम पर मुसल्लत करने वाली एस्टेब्लिशमेंट की नाक में दम भी ना करते और अवाम मीठी नींद सोई रहती और इनको लूटने का बाजार गर्म ही रहता। वैसे आपको क्या लगता है कि जनरल ज़िया उल हक का इमरान खान से रिटायरमेंट वापस लेने का फैसला मुल्क के लिए ठीक था या नहीं? कमेंट सेक्शन में यस या नो लिख के हमें अपनी राय से आगाज जरूर करें। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, बात करते हैं कुछ ऐसे वाकयात की जो कि जनरल ज़िया उल हक से मंसूब हैं और बहुत ही अजीब भी हैं और इन पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। एक बार सदर पाकिस्तान जनरल ज़िया उल हक साहब लेट नाइट अवाम के हालात मालूम करने बाहर निकले और अपने माली की चादर ओढ़ दी और साइकिल पर रवाना हुए। रास्ते में कहीं पुलिस का नाका लगा हुआ था और एक पुलिस कांस्टेबल ने इनको रोक लिया और पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात गए कहाँ आवारागर्दी करते फिर रहे हो। जनरल ज़िया उल हक ने बहुत बहाने बनाए लेकिन पुलिस कांस्टेबल ने इनकी कोई बात ना सुनी और इन
इनको मुर्गा बनने को कहा। जनरल ज़ियाउल हक ने अपनी शनाख्त जाहिर ना किया, मजबूरन इन्हें मुर्गा बनना पड़ा। लेकिन इस वाक़े के बाद फिर कभी भी ये भेष बदल कर आवाम के हालात मालूम करने नहीं निकले। इसी तरह एक इंतहाई दिलचस्प वाक़या मशहूर कॉमेडियन सुहेल अहमद ने बताया कि मरहूम अमानुल्लाह साहब को एक प्रोग्राम में बुलाया गया जिसके चीफ गेस्ट जनरल ज़ियाउल हक थे। कॉमेडियन अमानुल्लाह को समझाया गया कि ऐसी कोई बात नहीं करनी जो जनरल साहब को नागवार गुजरे और साथ ही स्क्रिप्ट भी दे दिया गया कि सिर्फ यही जुमले बोलने हैं। जब प्रोग्राम शुरू हुआ और जनरल ज़ियाउल हक साहब आ गए तो अमानुल्लाह साहब ने इनको देखते साथ ही वो किया जो वो स्टेज ड्रामे में मस्ताना और दीगर फनकारों के साथ करते हैं, लेकिन तहजीब के दायरे में रहते हुए। मरहूम अमानुल्लाह साहब ने बात ही यहाँ से शुरू की कि हाउ अ सोल्जर फ्लाई अ काइट, यानी कि एक फौजी पतंग कैसे उड़ाता है। जैसे ही ये जुमला हॉल में गूंजा तो पीछे स्टेज पर मौजूद लोगों की दौड़े लगी, लेकिन अमानुल्लाह साहब ना रुके और जब अपना आइटम खत्म कर चुके थे तो जनरल ज़ियाउल हक साहब को इन्होंने हंसते हुए पाया। अपनी सीट से खड़े होकर उन्होंने अपने बाजू फैलाए और अमानुल्लाह ने स्टेज से छलांग लगाई और जनरल साहब के सीने से लग गए। इसके बाद जनरल ज़ियाउल हक साहब ने अमानुल्लाह को प्रेसिडेंट हाउस में डिनर के लिए बुलाया और बहुत इज्जत भी दी। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, जनरल ज़ियाउल हक वो वाहिद फौजी था जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने फौज में तरक्की पाने के लिए जुल्फकार अली भुट्टो जैसे ज़हीन सियासतदान और हुक्मरान को अपने मासूमाना चेहरे और अपनी मेहमान नवाजी की वजह से अपना गर्विदा बना लिया था। 1975 में ज़ियाउल हक मुल्तान की स्ट्राइक कोर्ट में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पा चुके थे। इस वक्त के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो जब दौरे पे आए तो जनरल ज़ियाउल हक ने इनका बेहतरीन इस्तकबाल किया और इनको टैंक में बिठाकर पूरा मुआयना करवाया और रात को एक शानदार डिनर का एहतमाम भी किया गया। रात के वक्त जब सब वापस चले गए तो भुट्टो साहब ने देखा कि सहन में कोई बंदा पहरा दे रहा है, तो नीचे जाकर देखा तो ये जनरल ज़ियाउल हक थे। अभी तक यहाँ पर रुकने की वजह पूछी तो इन्होंने जवाब दिया कि मैं देखना चाहता हूँ कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। भुट्टो साहब को ज़ियाउल हक की ये चापलूसी बहुत पसंद आई और फिर 1 मार्च 1976 को 7 सीनियर जनरल्स को बाईपास करते हुए इनको आर्मी चीफ के ओहदे पर तरक्की दे दी गई और यही भुट्टो साहब की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती भी साबित हुई। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, 1977 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का वो वाकया है जिसने मुल्क का नक्शा ही बदल के रख दिया। वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने इंतखाबात जीतने और इक़्तिदार में रहने के लिए हर तरह का गैर कानूनी हथकंडा इस्तेमाल किया। मुखालफिन को धमकाया, धांधली करना वगैरह वो तमाम काम किए जो कि आइन और कानून के खिलाफ थे। और फिर जब इंतखाबात के नतीजे आए और भुट्टो पूरे पाकिस्तान से 2/3 अक्सरियत से भी ज्यादा सीटें जीत चुके थे, लेकिन इनके नतीजे को किसी भी सियासी जमात ने कबूल करने से इनकार कर दिया और भुट्टो के खिलाफ अवामी तहरीक चलाई जिसका नाम तहरीक निजाम मुस्तफा रखा गया, क्योंकि भुट्टो के जमाने में शराब और जुए खाने सरेआम हो चुके थे। भुट्टो साहब खुद भी शराब पीने के आदी थे जिसका एतराफ इन्होंने खुद भी कई बार अपनी तकरीरों में किया। इसलिए 1977 के इंतखाबात के नतीजे ने इस तहरीक में और भी ज्यादा जान डाल दी, जिसके नतीजे में कराची, लाहौर और रावलपिंडी में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया और भुट्टो ने फौज को शहरियों पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया, लेकिन फौज के अफसरान ने यह हुक्म मानने से इनकार कर दिया और एक बार फिर फौज को मार्शल लॉ लगाने का सुनहरी मौका भी मिल गया। हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों ने नाकाम मुज़ाकरात के बाद 5 जुलाई 1977 को भुट्टो का तख्ता पलट दिया और मुल्क भर में मार्शल लॉ लगा दिया और भुट्टो को जेल में कैद कर दिया गया। जनरल ज़ियाउल हक ने सरकारी टीवी पर आकर इसका ऐलान किया और मुल्क में 90 दिनों में इंतखाबात कराने का ऐलान किया, लेकिन ये 90 दिन फिर 11 साल हुक्मरानी में तब्दील हो गए। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, जनरल ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार संभालने के बाद फैसला कर लिया था कि फांसी का फंदा एक है और गर्दनें 2। अगर भुट्टो साहब जिंदा रहे तो इस फंदे का शिकार ये खुद बन जाएंगे और अगर ये जिंदा रहे तो फिर भुट्टो साहब को इसका शिकार बनना होगा। और इस सब काम में अमेरिका बहादुर की मर्जी भी शामिल थी, यानी कि ऑपरेशन रजीम चेंज उस दौर में भी किया गया था। भुट्टो साहब को एक पुराने कत्ल के मुकदमे में मुलविस करके जजों से अपनी मर्जी का फैसला लेकर फांसी चढ़ा दिया गया, जिसका खमियाजा पाकिस्तानी कौम खासकर सिंध की अवाम जरदारी की सूरत में आज भी भुगत रहे हैं, क्योंकि भुट्टो के नाम पर मिलने वाले वोट ने करप्शन का ऐसा दरवाजा खोला जो कि आज तक बंद होने का नाम नहीं ले रहा। खैर, ज़ियाउल हक साहब का 11 साल दौर पाकिस्तान के लिए ग्रेट चैलेंजेस का दौर भी था, क्योंकि एक तरफ सोवियत यूनियन यानी रूस जैसा सफेद रीछ सेंट्रल एशियाई रियासतों पर कब्जा करते हुए गर्म पानियों यानी कि पाकिस्तान की सरहद तक पहुंच चुका था और अफगानिस्तान पर हमला करके अब पाकिस्तान पर अपने पंजे गाड़ने की तैयारी कर रहा था, तो दूसरी तरफ भारत जैसा कमीना और मक्कार दुश्मन भी पहले से ही हमले की तैयारियां कर रहा था। ऐसे में रूस को रोकना इंतहाई जरूरी था और इस मकसद के लिए अफगान मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दी गई और रूसी फौजियों के लिए अफगान सरजमीन जहन्नम बना दी गई। जब ये कामयाबियां दुनिया ने देखी तो अमेरिका भी अपने अजली दुश्मन के खिलाफ पाकिस्तान की मदद का फैसला करने लगा और फिर सऊदी अरब के जरिए डॉलर्स का मुंह खोल दिया गया। जहाँ एक तरफ पाकिस्तान की मुशत बेहतर होना शुरू हुई, वहीं दूसरी तरफ न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी तेजी लाई गई। न्यूक्लियर डिप्लोमेसी का रास्ता तैयार किया गया और अमेरिका को और दुनिया को यकीन दिलाया गया कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम भारत की तरह पीस
पीसफुल एनर्जी के हसूल के लिए है। अमेरिका ने ना चाहते हुए भी पाकिस्तान की मदद करना शुरू की और मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की क़यादत में पाकिस्तानी साइंसदानों ने साल 1983 में एटमी सलाहियत हासिल कर ली थी और इस्लामी दुनिया का पाकिस्तान पहला एटॉमिक मुल्क भी बन गया, लेकिन अभी तक इसका ऐलान नहीं किया गया था। इसके साथ ही जनरल ज़ियाउल हक ने मिसाइल प्रोग्राम की रफ्तार को भी तेज कर दिया ताकि पाकिस्तान का दिफा मजबूत बनाया जा सके। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, जब 1987 में भारत की सरजमीन पर पाक भारत क्रिकेट सीरीज जारी थी तो चेन्नई में जनरल ज़ियाउल हक भी क्रिकेट मैच देखने पहुंच गए। इस्लामाबाद वापसी पर मीडिया ने यह कहा कि अफसोस कि दुनिया ज़ियाउल हक का छक्का नहीं देख सकी। किसी ने पूछा कि ये कौन सा छक्का था और कब लगाया गया, तो बाद में सहाफियों को बताया गया कि चेन्नई में मैच के दौरान जब वक्फा हुआ तो जनरल साहब ने कहा कि वो भारतीय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी से अकेले में बात करना चाहते हैं और कहा गया कि पाकिस्तान की सरहद पर भारतीय फौज की नकलो हरकत से हम अच्छी तरह आगाह हैं। पाकिस्तानी इलाकों पर आपने कब्जा करने की कोशिश की तो इसके जवाब में हमारे पास और कोई चारा ना होगा कि हम अपना आखिरी हथियार यानी कि एटम बम इस्तेमाल कर डालें। वजीर आजम साहब ये भी याद रखिए कि तारीख में कलकत्ता और मुंबई ऐसे शहर होंगे जिनका नाम सफे हस्ती से मिट भी जाएगा। जनरल ज़ियाउल हक के लहजे की सख्ती ने भारतीय वजीर आजम के पसीने छुड़वा दिए और भारत ने हमले का इरादा बदल दिया और ये खित्ता बड़ी जंग से महफूज भी रहा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, जनरल ज़ियाउल हक की क़यादत में पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर सोवियत यूनियन की शक्ल में आए सफेद रीछ को न सिर्फ रोक दिया बल्कि इसके टूटने का अमल भी शुरू हो चुका था। दूसरी जानब पाकिस्तान एटमी ताकत भी हासिल कर चुका था जो कि अमेरिका और पाकिस्तान के दूसरे दुश्मन अनासिर को किसी भी तरह कबूल नहीं थी। इसलिए कोहोटा एटमी मरकज पर हमले का जब इसराइल और भारत का मुश्तरका ऑपरेशन नाकाम बना दिया गया तो अब एक ही हल बचा था कि ज़ियाउल हक को रास्ते से हटा दिया जाए। इसके लिए मैंगोज यानी कि आमों की पेटियों का सहारा लिया गया जो कि जनरल ज़ियाउल हक के तैयारे में रखवा दी गई और 17 अगस्त 1988 के रोज ज़ियाउल हक बहुत से सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स और अमेरिकन डिप्लोमेट्स के साथ बहावलपुर एयरपोर्ट से इस्लामाबाद की जानिब तैयारे में रवाना हुए तो टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद तैयारा एक जोरदार धमाके से उड़ गया। इस हादसे की खबर पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा सदमा थी और पूरी कौम आंसुओं से रोई। वो ज़ियाउल हक जिन्हें आंखों में सुरमा पहनने की वजह से सुरमे वाली सरकार कहा जाता था, इनके जनाजे में लाखों अफराद ने शिरकत भी की और अपने सदर को बहावलपुर में आखिरी आरामगाह तक छोड़ के आए। दोस्तों, जनरल ज़ियाउल हक का 11 साल दौरे हुकूमत जहां पाकिस्तान की मुईशत के लिए एक अच्छा दौर साबित हुआ। अशिया खुर्दो नोश की कीमतें बढ़ ना पाई। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का पहला और वाहिद एटमी मुल्क बन गया। फौज में शराब पीने पर पाबंदी लगा दी गई और जुए और शराब खाने बंद करा दिए गए और मीडिया में फैली हुई बेरारवी और बेहयाई को लगाम डाली गई और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने 80 के दहाई में बेहतरीन ड्रामे बनाए। वहीं इस मुल्क को इंतहा पसंदी और दूसरे कुछ तोहफे भी मिले हैं जिनका खमियाजा आज भी पाकिस्तानी कौम भुगत रही है। पंजाब में पीपल्स पार्टी का जोर तोड़ने के लिए जहां नवाज शरीफ को लॉन्च किया गया, वहीं कराची में अल्ताफ हुसैन और MQM जैसी पार्टीज भी ज़ियाउल हक के दौर के ही तोहफे हैं। ऐसे में ज़ियाउल हक साहब को जहां मर्दे मोमिन कहना भी ठीक नहीं, वहीं शैतान सिर्फ दरिंदा कहना भी दुरुस्त नहीं होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के आगाह जरूर करें और ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शो के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो जी गाइस, ये थे जनरल ज़ियाउल हक के ज़िंदगी के चंद हक़ाइक़ जो हमने जाने। तो देखा आपने जनरल ज़ियाउल हक साहब ने अपना दौर इक़्तिदार कैसे लिया और उसको कैसे बरकरार रखा। यकीनन ऐसे सदर अज़ीम, ऐसे अज़ीम लोग हमारे कौम में कमी पैदा हुए और इस उम्मत महमदिया में सदियों में कोई पैदा होते हैं। लेकिन बात की जाए अगर ज़ुल्फ़िकार अली साहब की तो उनकी कुर्बानी को और उनकी मेहनत को कोई नहीं जुटला सकता। काम ऐसा करके जाएं सदियों लोग आपको याद रखें। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जैसा भी दौर था, आपने अपने दौर में जैसा भी किया, लेकिन आपकी कुर्बानी को सदा क़यामत तक याद रखा जाएगा। काम ऐसा करके जाएं जो सदा आपको याद रखा जाए, जैसा कि ज़ुल्फ़िकार अली साहब ने किया। आपका सबसे बड़ा काम जो ख़त्म नबूवत पर आपने पैरा दिया और ख़त्म नबूवत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। पाकिस्तान में पूछा गया कि किसी ने अगर अपनी मर्ज़ी से हुकूमत की है तो वो कौन है, क्योंकि जितने भी सियासतदान आए उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के नीचे ही काम किया है, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उनका हाथ होता है। लेकिन किसी ने कहा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वाहिद ऐसे पाकिस्तानी सदर रह चुके हैं जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से दौर इक़्तिदार पर हुकूमत की है, इस्टेब्लिशमेंट को भी अपने हाथ के नीचे रख के काम किया है। तो उसका अंजाम क्या हुआ? जब भुट्टो साहब को फांसी की तरफ ले जाया गया तो आपसे किसी ने कहा कि देखा आपने ख़त्म नबूवत पर पैरा देने के बाद आपके साथ क्या हुआ? कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं ख़ताकार भी हूँ, गुनाहगार भी हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोहम्मद अरबी का गद्दार नहीं हूँ। तो सदियों बाद हमारा भी यही नारा है, तो सदा इंशाअल्लाह क़यामत तक यही नारा रहेगा
जो भुट्टो साहब का नारा था कि हम गद्दार नहीं हैं, ख़त्म नबूवत के गद्दार हम नहीं हैं। बाकी हुकूमत करनी है, जैसे करनी है वो आप कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ ख़त्म नबूवत पे हम नहीं कर सकते हैं। घर के शेरों को मारोगे तो बाहर के चूहे भी आम को नोचेंगे। तो देखा आपने जुल्फ़िकार अली साहब का दौर के बाद जुल हक के दौर कैसा रहा, और आपके दौर के बाद जुल हक साहब के साथ भी क्या हुआ। अजीम कौम के अजीम लीडरों के साथ होता रहता है। हमें फ़ख्र है कि हमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की कुर्बानी की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नबूवत पर पहरा है, और सदा क़यामत तक हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की इस कुर्बानी को याद रखेंगे। काम ऐसा करके जाएँ कि कौम आपको हमेशा याद रखे। आज की आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।